हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स जो आपका मैथ सेक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका 4 फरवरी 2023 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, है ना, उसका आपका सारा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है। तो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी को ऑलरेडी हमने 2 सेक्शन में देख लिया है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं और क्या उसके एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैथ में आपका 15 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स है वो आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो कुछ 15 क्वेश्चन पेडागोगी टाइप के होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव टाइप। तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या है, पैसेंस रख के क्वेश्चन के साथ साथ हर एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो 15 में से 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही आराम से बनाइएगा और 5 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ रिपीट ही हुए हैं और रिपीट ही होते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो ये रूल कहता है कि आप किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले PYQ प्रीवियस ईयर पेपर वो भी जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। उसको ज़रूर देखें 2 3 टाइम 4 टाइम जितना टाइम आप देख सकते हैं, जब तक कि आपको ये ना लगे कि अब इससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसी को सिलसिला को शुरू करता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 5/2 और -2/5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब देखिए ये आपका एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन आ गए, लसा मसा। इसको आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि हल्के क्वेश्चन ही गलती होते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है। और जो क्वेश्चन गलत होंगे उसके ऑप्शन 3 आपको ऑलरेडी मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, तो इसलिए इसमें अलर्ट मोड होकर अच्छे से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आप 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, इसको पहले से आप लोग जान लेंगे, ठीक है। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100। तो यहाँ क्या है कि सम पूछ दिया तो सम कर देंगे, यही अगर डिफरेंस पूछ देता तो डिफरेंस कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ही आपका आता ही आता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 3/4 मीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम ए रोल ऑफ वायर मेजरिंग इतना मीटर। ठीक है, 1/4 मीटर तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। सिंपली इसको डिवाइड कर देना है इसको इससे, तो आपके जो आएंगे रिजल्टेंट वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1144 और 145/4 आ गया, ठीक है। ये आपका है 3/4, तो 4 तो कट जाएगा आपका, 3 से 15 आपका आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगा इसमें, नहीं। 34th क्वेश्चन है कि 1300 1313 इकाई प्लस 13 दहाई माइनस 1000 किसके बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं 1300 है तो 1300 लिख दिया, 13 लिख लिया, 130 सबको जोड़कर 1000 से घटा दिया। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस टाइप का। नेक्स्ट है आपका 0.239 प्लस 2.93 माइनस 1.29 इज इक्वल टू इतना है माइनस के। तो के का वैल्यू निकालना है, ये भी इसलिए आप बना लेंगे। क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं, अगर है तो आप बहुत पीछे हैं, अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 72 एंड 84। 60 72 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे सार्वगुणनखंड का योगफल क्या है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड बिगेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 60 72 एंड 84। तो ये आपका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब हो गया स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पूछ रहा है सम पूछ रहा है ना, तो एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप क्या करिए एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है दोस्त कि दिए गए नंबर में क्या होगा ना, या तो सबसे छोटा के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ये आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि दिए गए नंबर में सबसे बड़ा के बराबर होगा या उससे मल्टीपल होगा, ठीक। तो आप इजिली 60 72 84 का एलसीएम निकाल लेंगे इस मेथड से, या आपको जो मेथड आता हो। उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे इस मेथड से, या जो आपको अच्छा लगे, और उसको सम कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया इजिली पूर्वक, बिना एफर्ट डाले। 7 क्वेश्चन कहता है कि रामा के पास केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। यदि उनके पास नोटों की कुल संख्या 25 और ₹1600 का धन है तो उनके पास 50 और 100 के नोटों की संख्या क्रमशः है। तो जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे वही बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, वरना वहाँ थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि रमा के पास 50 का नोट है और 100 का नोट है, ठीक।
और टोटल नोटों की संख्या आपका हो गया 25। अमाउंट की बात करें तो आपका टोटल हो गया आपका 1600। तो पूछ रहा है 100 और 50 का नोट की संख्या कितना है। तो इसको आप जानते हैं ऑप्शन से भी बना सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि 10 ऑप्शन रखें, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। टोटल नोटों की संख्या 25 है, तो पहला आपका हो गया 10 और 15 25, तो ये ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरा भी 15 10, ये भी पॉसिबल है। ये भी आपका 20 5, ये भी पॉसिबल है। ये भी 18 7, ये भी पॉसिबल है। कभी कभी सम 25 से कम और बड़ा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन। अगर मानते हैं 50 का 10 नोट होगा तो आपका हो जाएगा 500, और 100 का 15 नोट होगा तो आपका कितना हो जाएगा 1500। तो ये कितना हो गया 15 5 20 1600। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में जाए तो 15 का 50 नोट होगा तो 15 25 75। एम आई राइट? ओके, तो 750 हो गया दोस्तों। और आपका 100 का 10 हो जाएगा तो 1000, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। 20 का देखा जाए तो 20,000, और 100 का हो जाएगा 500, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो अब ऑप्शन कौन सा बचा आपका, डी। तो डी को रखेंगे तो 18 25 90, 18 25 90 यानी 900, और आपका 100 का नोट हो जाएगा 700। तो यहाँ से हो जाएगा 9 7 1600। तो देख सकते हैं बाई ऑप्शन हमने बना दिया, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस पता हो तो यही प्रोसेस होता है कि जिसका नोट पूछा उसको x मान लीजिए, दूसरा हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1600, ठीक, माइनस 50x। यहाँ जो है ना, गलती किया, ये प्लस होना चाहिए था, होता है सिली मिस्टेक। तो क्वेश्चन को आपने समझ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, कि सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से 8 घंटे पहले पहुंची, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। तो इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? मतलब निर्धारित समय मतलब वो तो फिक्स हो गया, ये लोग आगे पीछे चल रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन होता है जो इंग्लिश में समझ में आएगा। सविता रीचेज स्कूल फॉर ए मीटिंग ऑफ 15 मिनट बिफोर 9:30 AM, ठीक है। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग्स हु इज 35 मिनट लेट फॉर द मीटिंग। व्हाट इज द शेड्यूल टाइमिंग फॉर द मीटिंग, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह का सॉल्यूशन है कि सविता का विद्यालय की गोष्ठी में पहुंचने का समय 9:30 - 15 यानी 9:15 AM। सहकर्मी के विद्यालय पहुंचने का समय है 9:15 + 30 मिनट 9:45 AM। तो अब गोष्ठी का समय क्या है, तो 9:45 - 35 यानी 9:10 AM। तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइम क्लॉक वाले हैं क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। कहता है आगे कि देयर आर, किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं, ठीक है। प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। 28 कमरा हो गया इस तरीके से, और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। तो बताइए कि यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितने बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, तो विद्यालय की कमरों की संख्या आपका 28 है, प्रत्येक कमरों में पौधों की संख्या 6 है, तो टोटल पौधों की संख्या हम निकाल लेंगे 168। अब प्रत्येक पौधों के लिए प्रतिदिन आपका 180 ml लग रहा है, तो टोटल 168 पौधों के लिए कितना ml पड़ेगा, तो 30,240 ml, ठीक। एक बोतल में पानी की क्षमता कितना, 840 ml, तो 30,240 ml पानी आएगा कितना, 30,240 भागा 180 यानी 36 बोतल आपका टोटल एक दिन का कंजप्शन है, ठीक है। तो एक दिन पौधों को पानी देने के लिए टोटल आपका 36 बोतल की आवश्यकता है। तो 3 दिन पानी आपको देना है, सुपोज दैट 3 दिन पानी नहीं आएगा तो आपको स्टॉक करना है, तो आपका 36 × 3 108 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, ठीक है। 28 कमरा है, एक कमरे में 6 पौधा है, तो टोटल पौधों की संख्या निकाल लिए। प्रत्येक पौधों के लिए प्रतिदिन एक पौधा के लिए 180 ml कंजप्शन है, तो टोटल आपका कितना पौधा हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा, उसको 180 ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें इतना पानी की आवश्यकता पड़ेगी। एक बोतल का जो कंटेनिंग है पानी का 840 ml, तो अब हम मेरे को ये बताइए कि उसको पानी कितना ज़रूरत है, तो 840 से डिवाइड करेंगे तो उतना पानी की इसको ज़रूरत है, तो पता चल जाएगा यहाँ से कितने बोतल एक दिन में ज़रूरत है। यहाँ से सभी पौधों को 3 दिन में पानी दिया जा सकता है, तो 3 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं समझाने को, बताने को और आपको समझने को भी, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन सारे ईजी ही आते हैं और ईजी ही आएंगे, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं तो बेसिक आते हैं।
एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। हो सकते हैं परिमाप बराबर होगा एक स्क्वायर और आयत का। वर्ग का परिमाप 48 है, तो वर्ग का हम लोग जानते हैं सारे साइड बराबर होते हैं, तो साइड हमारा यहाँ से फाइंड हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई दोस्तों वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो अब वर्ग की भुजा 12 है, तो आयत यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, तो पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का लंबाई, आयत का जो भी है आपका आउटर बाउंड्री वो वर्ग के बराबर है, तो यानी 48, तो ये भी आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ का वैल्यू हमें 8 पता चल गया है, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 48/2 कर देंगे तो 24 में 8 घटाइएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा 16, तो 16 आ गया आपका इसका फाइनल वैल्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो 16 इंटू 8 कर देंगे, डेट इज द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हैं अच्छा करता है, 8 लास्ट में आना चाहिए, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस बुक का यही खासियत है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और मतलब गलत, मतलब मैंने तो नहीं देखा अभी तक, हो सकता है गलत हो कुछ, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब चारों ऑप्शन का पहले फाइनल डिग्री आप निकालिए। ठीक है, तो फाइनल डिग्री जो निकलेगा उसको 440 से घटा दीजिएगा या जोड़ दीजिएगा, तो पता चल जाएगा 25 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। कहता है 5 and 1/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल हो गया 90, 90 का 5 प्लस 1/3। ठीक, तो 5 3 जा 8, 9, 9/3, 90 गुने 9/3, तो 3 जा 9, 9 27, 270 हो गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, तो आपका डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 5 and 1 6, तो 5 + 1 6। इसका कंसेप्ट में ये है कि एंड का मतलब क्या होगा, ऐड, और होता तो क्या हो जाता, गुना। ठीक है ना, या तो इस तरीके से एंड दिया हुआ है, तो 5 + 1/6 इंटू 19, यहाँ से आपका 465 आ गया, तो 465 क्या है आपका 440 से 25 फॉरवर्ड है, आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कहता है कि 6.75 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइल्स की संख्या कितनी होगी। इस तरह क्वेश्चन ना जाने कितने बनाए होंगे आप, तो करना क्या है, इसको एक पैटर्न पे पहले लाइएगा, सेंटीमीटर में नहीं तो मीटर को मीटर में, मैं कहता हूँ सेंटीमीटर में ही इसको ले आइए, 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके, फिर क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकालिए। टोटल एरिया निकालने से क्या कीजिए कि इसको 45 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल्स बोल रहा है ना, तो आपको एक टाइल्स का भी एरिया निकालना पड़ेगा, तो चूंकि स्क्वायर है तो 45 इंटू 45 कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए इस दोनों डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे आप कि फर्श की लंबाई इतना है, आपका फर्श की चौड़ाई इतना है, तो फर्श की आपका क्षेत्रफल निकल गया। फिर फर्श को क्षेत्रफल को ढकने के लिए 45 सेंटीमीटर वाले भुजा वर्गाकार टाइल्स चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 150 टाइल्स। ठीक, पूछ रहा है कि वेट 21 बच्चों का दिया हुआ है क्लास में, टोटल 21 बच्चों का दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पिछले 6 तारीख वाले में पूछा था। तो कहता है कि कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के बीच में है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है कि इसमें दिमाग लगाना ये है कि आपको पैसेंस रखना है और इसको एक इंक्रीमेंट ऑर्डर में इसको पहले सजाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। एक जल्दीबाजी करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लोज है, 8 9 10 11। ठीक, इसमें बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, इसमें 2 मिनट के बदला 3 मिनट लगे, आपको स्कोर इसमें मिलना है 100%। तो क्या करेंगे कि मतलब आपको या तो अवरोही या आरोही क्रम में इसको सजा लेना है, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यही समझूंगा कि आप बढ़ते क्रम में सजा लें। ठीक है, सबसे छोटा इसमें कौन है उसको ढूंढें। ठीक है, या तो आपका रफ पेज होगा तो 45.2 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 44 इससे छोटा है तो 45 ऊपर लिख लीजिए, फिर 42 इससे भी छोटा है तो ऊपर लिख लेंगे, 44 इससे लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, जैसा इन्होंने पैटर्न बनाया है। ठीक है, देख सकते हैं। तो अब कहता है 45 से 50 किलोग्राम के बीच कौन है, तो ये सब संख्या। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि 45 नंबर आएगा तो उसको नहीं लेना है, और आपका 50 नंबर आएगा तो उसको भी नहीं लेना है, इसके बीच वाले नंबर को लेना है। ठीक, कभी कभी जैसे इसमें 50 दिया हुआ है तो इस 50 को क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, इसी में गलती करेंगे, इसको भी ले लेंगे। ऑप्शन आएगा 10, ऑप्शन 11 भी है तो 11 भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा, बिल्कुल होगा इसी टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि
45 और 50 के बीच वालों को लेना है। 50 आएगा तो उसको नहीं लेंगे, 45 आएगा उसको नहीं लेंगे, 45 प्लस जो भी नंबर होंगे उसको लेंगे, और 50 से छोटे जो भी नंबर होंगे उसको लेंगे, क्यों ना 49.9 हो। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट 14 कहता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ डाटा दिया हुआ है, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय डीलर इन 5 मंथ। जैसा आप देख रहे हैं, विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या। जनवरी और मार्च का वाहन जो है ना, जनवरी में 225 और मार्च में 272, कुल संख्या इसको जोड़ दीजिए। और उसके बाद फरवरी, अप्रैल और मई, फरवरी में ये बेचा, अप्रैल में ये बेचा, मई में ये बेचा, इसको भी जोड़ लीजिए सेपरेट। और कह रहा है कि कितनी कम है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ डिफरेंस निकल गया। तो अब तक आपको समझ में आया होगा, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा कि मैथ में है क्या। तो जब तक आप चीज़ों को फोड़ेंगे नहीं तब तक आपको वो छोड़ेंगे नहीं। अब एक पैटर्न दिया हुआ है कि कोई निश्चित पैटर्न है, आपका रीडिंग टाइप क्वेश्चन है। तो अब इस पैटर्न को समझते हुए एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के फिर एक्स प्लस वाई का आंसर निकालना है। तो अब कैसे है, क्या है, तो 1 + 2 को जोड़ा है 3 आया है, 3 + 3 को जोड़ा है तो 6 आया है, और दोस्तों 6 + 5 को जोड़ा है तो आपका 11 आया है, और 11 + 7 जोड़ा है, मतलब जोड़ते गया है। ठीक, तो जोड़ा है तो कैसे जोड़ा है, तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर, ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। या कैसे क्या है, 1 3 6 5, ठीक है ना। तो यहाँ x + y क्या होगा, 7 4 11, 11 12 13, 7 8 9, हाँ प्राइम नंबर, बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो इधर 42 आ गया, 42 तो प्राइम नहीं है, 18 भी नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे, 11 7 18, और इधर जो भी लिया है प्राइम नंबर लिया है। ठीक है ना, तो 11 13, 13 के बाद 14 15 16 17, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 17। ठीक, तो 17 आ गया, इधर आपका 42 दिया हुआ है तो 42 रख लेंगे, 7 2 9 4 1 5, तो आपका जो है 59 आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ओह सॉरी, देखिए मैं भी गलती कर रहा हूँ, y का वैल्यू 59 आया ना। फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है, x + y, x का वैल्यू कितना था 17, तब इसको जोड़ दिए, 9 7 16, 5 1 6 1 7, 76 आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब मैं समझाता हूँ कैसे किया। ये क्या किया, ये दोनों का सम यहाँ लिख दिया, ये दोनों का सम यहाँ लिख दिया, इसको क्या प्राइम फैक्टर में सेट कर दिया। ठीक है, और कुछ बात नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। 16 नंबर कहता है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, पेडागोगी आपका शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या है आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, ऑप्शन को रिपीट कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको बनाना है, नेगेटिव है नहीं तो बनाना है अपने को। ओके, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। अब क्या करनी चाहिए, तो जिनमें अधिगमकर्ता को केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। ठीक, सेकंड कहता है आर बेस्ड ऑन ओपन इंडेड ओनली, जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हों, और कहता है जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। और कहता है डी नंबर इन्वॉल्व मैक्सिमम इंटरवेंशन बाय द टीचर, जिसमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज मारना पड़ेगा, तब आपकी पकड़ होगी। कोई बुक स्टैंडर्ड पढ़ने से नहीं होने वाला, क्योंकि इसका कोई बुक स्टैंडर्ड बना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को, कि जो आपको ब्रेन वॉश कर सके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इसलिए आप क्वेश्चन जितना रिपीट करें, जितना क्वेश्चन बनाएं, दैट विल मेक बेनिफिशियल फॉर यू। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। बाद में गणित में अमूर्तन का महत्व समाविष्ट होना चाहिए। निचली कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाए। ठीक है ना, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं व गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने के लायक बन सके। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, और सरल से कठिन की ओर, उसके बाद खेल विधि आदि। इस टाइप के क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेनेशन इस टाइप के हैं। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन कि जब 737 और 7.4 में सबसे बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तो बच्चे ने एक समूह में इसको
इससे बड़ी संख्या बताई, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे भगवान का रूप है, उनको गलत किसी भी हाल में नहीं करना। वो जो कह दिए सही कह दिया, अब उसको क्या करना है, उसको आप मॉडिफाई करते हुए उसको समझाते हुए उसको सही ट्रैक पे लाना है। अब बच्चा ने क्या किया कि 737 और 7.4 में 7.37 को सही मान लिया कि यही बड़ा है, ठीक है। वो अपने अनुसार मान लिया और लग भी रहा है ऐसे देखने में कि संख्या में बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ाई अगर अच्छे से हो तो ये बड़ा है, तो बच्चा मान लिया। तो अब कहता है गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे। गलती तो है लेकिन बच्चों को मारना भी नहीं है, उसको सही ट्रैक पे लाना भी है। तो पहला कहता है दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणालियों को अबेगस जैसी हस्त कौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। सेकंड कहता है कि दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्याम पट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही कर। अरे भाई, ऑलरेडी आपने सही करने के लिए कहा है तो फिर कैसे वो सही करेगा, तो ये तो गलत हो गया। अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। जब तक एक सही करेगा नहीं तो दूसरा उदाहरण देखिए करेंगे क्या, पहले एक तो सही करा ले। सेकेंड नेक्स्ट कहता है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। जब वो खुद ही पढ़ लेगा तो स्कूल में आएगा क्यों। तो ये क्वेश्चन आप इजली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ए नंबर हो गया कि दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेगस जैसे हस्त कौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। ये आपका हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज के तहत उसको समझाइए, तो आपका ए नंबर हो गया। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब 7.37 और 7.4 में बड़ी संख्या पहचानने के लिए बच्चों को दिया गया तो बच्चों के समूह ने 7.37 और 7.4 से बड़ी संख्या बताया। इस त्रुटि का कारण है कि बच्चे दशमलव का स्थानीय मान न समझकर सीधा संख्या देकर बता रहे हो, दशमलव मान को वो इग्नोर कर रहा है, ठीक। अतः एक शिक्षक को दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेगस जैसे हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा दशमलव के स्थानीय मान को समझाएं। और दोस्तों मैं चाहता तो क्वेश्चन और आंसर बता देता, इस एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम मेरा भी लगता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से आपको यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगा समझने के लिए कि कैसे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है आपका 18 क्वेश्चन कि कक्षा थर्ड के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित तरीके से हल किया। अब इसका आपने दे दिया और इसको ऐसे हल किया। अब कैसे क्या किया देखते हैं। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी। अब जोड़ते हैं हम 8 7 15 और 2 1 3 होना चाहिए। तो क्या किया 8 7 15 डायरेक्ट लिख दिया और 2 0 2 डायरेक्ट लिख दिया और 7 1 8 जोड़ दिया और 5 2 7 जोड़ दिया, ठीक है। उसने ये क्या बोलते हैं उसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसका उन्होंने ज्ञान नहीं है उसको, और वो डायरेक्ट जोड़ा 8 7 15 लिख दिया। 2 0 1 होता है, 2 0 2 होता है, 7 1 8 होता है, 5 2 7 होता है, डायरेक्ट जोड़ लिया और लिख दिया, वो अपने जगह सही है। तो हम उसको कैसे समझाएंगे ताकि वो समझे। विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांच करने के लिए कहिए। अब सहपाठी के साथ कैसे पता चलेगा, उसको तो गलती को हमको समझाना है ना कि वो गलती को कैसे पकड़ेगा, ठीक। विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहिए। आस्क द स्टूडेंट टू यूज अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द सम ऑफ एंड कंपेयर हिज आंसर। नेक्स्ट कहता है प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को उत्तर जांच, ये भी नहीं है। फिर कहता है कि विद्यार्थी को गणक कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहिए। आगे भी कुछ है क्या, नहीं। तो अब क्या है इसमें, फिर से देखते हैं क्या क्या है। विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांच करने के लिए कहिए। सहपाठी के साथ कैसे जांच करेगा, गलत सहपाठी भी हो सकता है गलत किया हो। आस्क द स्टूडेंट टू यूज अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द सम एंड कंपेयर हिज आंसर। विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात करने अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहिए। तो इसका दोस्तों आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा दोबारा तिबारा क्वेश्चन क्या है इसका। तो कक्षा प्राथमिक स्तर पर कक्षा थर्ड के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को इस प्रकार हल किया, ठीक है। तो अपनी इस त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कि विद्यार्थी को सन्निकटन संख्या का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपनी उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। तो इतना का सन्निकटन मान इतना हो गया, ठीक है। और आपका 2707 का सन्निकटन मान हो गया 2700। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 7800 आ गया। तो 7800 के निकट कौन सा आंसर है दिए गए ऑप्शन में, तो 7835। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर कि ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए। सेकंड कहता है आपका कोनों को मापने के लिए। थर्ड कहता है कि ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। और नेक्स्ट कहता है स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो इसका आंसर दिया हुआ है सी नंबर दोस्तों, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, ज्यामिति ज्योमेट्रिकल फिगर यूज कीजिए और उसको पैटर्न बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित है? तो इसका दिया हुआ है सी नंबर कि ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन का सबसे उपयुक्त उपयोग ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। टेसिलेशन का अर्थ है कि बिना कोई खाली जगह छोड़े बिना या ओवरलैप किए बिना किसी सतह या तल को समतल आकृतियों से भरना। अतः ऐसी आकृतियों के एक पैटर्न के रूप में समझा जा सकता है जो किसी सतह को ढकने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से उपयुक्त बैठती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। तो क्या है ऑप्शन इसका कि परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके। और नेक्स्ट है आपका कि विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो इसका आंसर दिया हुआ है डी नंबर कि विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। ठीक है, और रटन से लेकर प्रैक्टिकल की ओर बढ़े। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ें। अब क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इसके अनुसार ये कहा गया कि स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी और बढ़े हुए लचीलेपन तथा रट कर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर एक नए सिरे से जोर के साथ साथ स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव होनी चाहिए। सभी पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोग के साथ शामिल करना होगा। तो इस तरीके से था। अब टाइमिंग 22 मिनट हो चुका है, तो अब जो 10 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इसलिए मैं 15 क्वेश्चन करता था ताकि वो 20 मिनट के अंदर हो जाए। तो आगे से ही मेरी प्रयास रहेगी कि 15 ही क्वेश्चन करूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और ये स्पीड में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आराम आराम से पढ़ने से ही अच्छा है, बल्कि 5 क्वेश्चन कम। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो डोंट वरी, सब अच्छा ही होगा और अच्छा हो ही रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।